हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सबका मेरे इस जीके की यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे और ये कंप्लीट नहीं हुआ था, ये अभी आधा बचा हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं फिर से। तो चलिए देखते हैं। और उसके पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसमें आप लोग अच्छी जीके सीख सकते हैं और बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं हमारे इस चैनल में जुड़कर। तो अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और साथ में शेयर भी कर देंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वो टॉपिक हमारा क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स में आप सबको पता है कि मौलिक अधिकार के बारे में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को हम लोग हिंदी से मौलिक अधिकार बोलते हैं, जिसमें हमारे अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग अनुच्छेद 25 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, जो कि आप सबको पता होगा कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, आप लोगों को पता होगा। तो अनुच्छेद 25 हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 26 से। तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 26 में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 26 में दिया हुआ है कि धार्मिक स्व संस्था जैसे मंदिर, मस्जिद या इत्यादि या कुछ भी बनाने का अधिकार है, आपको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे अलग अलग धर्म अपने मंदिर मस्जिद बनाते हैं, उसको बना सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, उसका आपको स्वतंत्रता मिला हुआ है। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? अनुच्छेद 27 बोलता है कि सरकार किसी खास धर्म के लिए क्या नहीं ले सकती है? तो कर यानी टैक्स नहीं ले सकती है। किसी खास धर्म के लिए कर नहीं लेगी, है ना। अब आपका है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि किसी को आप फोर्सफुली कोई काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, और कुछ शिक्षा संस्था जैसे कि स्कूल हो गया में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है कि मतलब वो चाहे तो हो सकता है और ना चाहे तो आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिला अनुच्छेद 26, 27 और 28 के अधिकार के बारे में जाने, जो धर्म के स्वतंत्रता के बारे में आप लोग को पता है कि 25 से 28 तक बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 29 और 30 में जो अल्पसंख्यकों के बारे में कहा गया है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 29 के बारे में और अनुच्छेद 30 के बारे में, जो दोनों अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो अल्पसंख्यकों के बारे में है। अल्पसंख्यकों के बारे से संबंधित है दोनों। अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यकों को इसमें कुछ अधिकार मिला है। तो क्या क्या अधिकार मिला है आप लोग देख सकते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या अधिकार दिया गया है उन लोगों को? तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति यानी कल्चर के संरक्षण से संबंधित अधिकार दिया गया है। ठीक है, यह अधिकार उन लोगों को दिया गया है अनुच्छेद 29 के आधार पर। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 30 के बारे में। इसमें अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिया गया है? तो इसमें अल्पसंख्यकों को दिया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है। ठीक है, अगर वे लोग चाहें तो अपना शैक्षणिक संस्थान जो है वे लोग चला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में और इससे संबंधित है। अब इसके बारे में हम लोगों का और बचा है मौलिक अधिकार के बारे में, और 5 अनुच्छेद बचा हुआ है। तो चलिए उसे भी आज हम लोग देखते हैं और इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 31 क्या बोलता है और उसमें क्या अधिकार लोगों को दिया गया है। तो चलिए उससे हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 31 में क्या कहा गया है। देखिए, अब हम लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 31 में अधिकार मिला हुआ था, संपत्ति के अधिकार को मिला हुआ था आर्टिकल 19(1)(f) के आधार पर, जिसे अब हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? उसको हटा दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो हुआ था
उस दौरान क्या किया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो और एक जीके का क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 32 देखेंगे। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचार है। क्या है, संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 33 में क्या है, ध्यान से देखिएगा इसको, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी एवं अन्य मूल अधिकार पर युक्तियुक्त, यहाँ ध्यान दीजिए, युक्तियुक्त यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है तब क्या किया जा सकता है, तो खुफिया एजेंसी एवं अन्य मूल अधिकार पर कोई कारणबद्ध तरीके से उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा अनुच्छेद 31, 32 और 33। अब बचा हम लोगों का अनुच्छेद 34 और 35। तो चलिए देखते हैं और इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 34 के बारे में। देखिए, अब देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में क्या अधिकार मिला है, इसमें कहा गया है कि अगर देश में सेना का शासन रहे, ठीक है, अगर किसी विशेष परिस्थिति में अगर सेना का शासन रहे तब लोगों के मौलिक अधिकार में कटौती की जाएगी, यानी कि तब मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए इमरजेंसी लगा हुआ है, कोई हादसा या बहुत बड़ा कारण है, उस टाइम क्या होता है, आपातकाल लगने के दौरान लोगों के कुछ मौलिक अधिकारों को सरकार निरस्त कर देती है। तो उस स्थिति को अनुच्छेद 34 में दिखाया गया है। अब आखिरी है फंडामेंटल राइट्स का अनुच्छेद 35, जिसमें जम्मू और कश्मीर के अस्थायी निवासी से रिलेटेड चीज़ है, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, यानी कि इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, जिसे अनुच्छेद 35 में दिखाया गया है। 34 में क्या दिखाया गया है कि लोगों का मौलिक अधिकार में कटौती सेना के शासन अगर रहे देश में तब किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज क्या किए, तो हम लोग आज फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को कंप्लीट कर लिए। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें मौलिक अधिकार से रिलेटेड हर एक फैक्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आगे आप लोगों को मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी समझने में और कहीं भी उसको कुछ किसी को बताने में या फिर खुद समझने में, और एग्ज़ाम्स में आप लोगों को हेल्प होगी इस चीज़ से। तो चलिए आज का जो फंडामेंटल राइट्स का हमारा क्लास है और ये टॉपिक आज हम लोग ख़त्म किए। फिर मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और अच्छे से रहें। धन्यवाद।